गुड मॉर्निंग। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेटा आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर आप कह सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तीन तरह से आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट जो आपका मेथड होता है वो आपका होता है कंडक्शन। सेकेंड जो मेथड आपका होता है वो होता है कन्वेक्शन। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। और थर्ड जो आपका मेथड है या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब जब आप बात करते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन की, तो इन दोनों में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के ये मोड में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आप यहां पे लिख सकते हैं मीडियम इज रिक्वायर्ड। बट रेडिएशन की अगर आप बात करेंगे तो रेडिएशन में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। और सन से जो आपके पास एनर्जी पहुंच रही है वो यही है, बिकॉज बीच में वैक्यूम है, तो वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर होता है। तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पहुंचती है। ठीक है। और वैक्यूम या एयर में इनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वही है जो लाइट की स्पीड है। कहां पे? वैक्यूम में। तो एग्जैक्टली सेम वही स्पीड फॉलो होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज कंडक्शन की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कंडक्शन। तो सबसे पहले बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि कंडक्शन क्या है। ठीक है। कंडक्शन में आपके पास एक रॉड एज्यूम कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक रॉड है, फाइन, और इसके एक एंड पे आपने टेम्परेचर रख दिया है हाई, और दूसरा वाला नॉर्मल या लो टेम्परेचर कह लेते हैं, लो टेम्परेचर। ठीक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक कहीं पर फायर है, ठीक है, और आपने एक ये मेटालिक रॉड ली हुई है, मेटालिक रॉड, और इसको आपने एक साइड, तो ये आपकी जो फ्लेम्स थी इनके ऊपर इसको रख दिया है, और दूसरे एंड पे आपने इसको पकड़ रखा है। हाँ, इस पे कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद आपको वो हीट फील होने लगती है, बिकॉज वो हीट आपकी ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर थ्रू दिस रॉड। फाइन। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपकी रॉड में, आप कह सकते हैं एडजेसेंट पार्ट्स में जो मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं, ये सब वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बगल वाले को। ठीक है। जस्ट उसके एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल है वाइब्रेट करेंगे। तो देखिए यहां पर अभी यहां पे टेम्परेचर हाई है तो इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। इधर जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ये ज्यादा वाइब्रेशन से या ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे। फाइन। जब ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ये साइड में जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ टकराएंगे। जब कोलिजन होगा तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी। आगे वाले लेस एम्पलीट्यूड के साथ हैं, उनको टकराएंगे तो उनको एनर्जी देंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और इस तरह से कंटिन्यूसली आपकी आगे एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती। फाइन। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? चलिए, कंडक्शन इज द मीडियम मैकेनिज्म, कंडक्शन इज द मैकेनिज्म, लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसको, कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर
Conduction is the mechanism of heat transfer between two adjacent parts of a body because of temperature difference. ठीक है, हाँ. So energy of molecules of hotter part is high. चाहे तो लिख लीजिए, energy of molecules of hotter part is high, and this energy is transferred. This energy is transferred by collision to adjacent part molecules. And so on. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कांटेक्ट में होने चाहिए, बिल्कुल, तभी ये ट्रांसफर होगी. तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और मीडियम में भी आपके पास ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपके पास एक रॉड है फिर बीच में गैप है, यहाँ पे दूसरी रॉड है, तो ये कंडक्शन नहीं होगा. कंडक्शन के लिए आपको सिंगल रॉड चाहिए. बिल्कुल. अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां जब भी आप कंडक्शन की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर तो होता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता. तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर विदाउट मास ट्रांसपोर्ट. ये समझ में आया? तो कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल हीट का ट्रांसफर होता है. ठीक. और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, आप सबको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स कहा जाता है. ठीक है. तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हेल्प करते हैं एनर्जी को कैरी करने. तो इसीलिए आपके जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं. ठीक है. तो इन मेटल्स free electrons carry energy. That's why metals are generally good conductor. Metals are generally good conductors. ठीक है जी. ओके. अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं. मान लीजिए आपके पास एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड 10 डिग्री सी पे, और एक आपके पास वुड ब्लॉक है, वो भी 10 डिग्री सी पे. ठीक है. और आप दोनों को टच करते हैं, 10 डिग्री सी पे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से ज्यादा है, तो आपको ये ठंडा तो लगेगा. ठीक है. अब आपको बताना है कि कौन सी बॉडी आपको ज्यादा कोल्ड फील होगी. विच बॉडी फील्स कोल्डर. ठीक. यस. तो जब आप मेटल रॉड को टच करेंगे, और इसको आप आज की डेट पे अपने रूम पे भी टच कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी टेबल है जिसमें वुड पार्ट भी है और मेटल पार्ट भी है, तो आप मेटल पार्ट को टच करके देखिए, वो आपको ज्यादा ठंडा लगेगा इन कंपैरिजन टू वुड पार्ट. ठीक है. सो मेटल रॉड, हाँ, इसको आप लिख सकते हैं फील्स कोल्डर. ठीक, रिलेटिव टू वुड, बिकॉज metal is good conductor.
रीजन है मेटल इज गुड कंडक्टर। तो जब आप मेटल को टच करते हैं तो आपकी बॉडी से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स दिस मेटल। वुड में ये ट्रांसफर इतना इजी नहीं रहेगा, एनर्जी का ट्रांसफर। फाइन, यस यस, ठीक है, ओके। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात हो गई। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां पे समझना पड़ेगा वो है रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो, इसे आप कहेंगे डी क्यू बाई डी टी, या हो सकता है कुछ बुक्स में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिखा हो। जब टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो इसे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे। अदरवाइज मैथमेटिकल आपको पता है कि डी क्यू बाई डी टी हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं टर्म। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, इसी को आप हीट करंट भी कहते हैं, हीट करंट। एच से आगे इसे हम डिफाइन करेंगे। हाँ, कई बार होता क्या है, एच को लोग हीट समझ लेते हैं, तो हीट के लिए क्यू यूज हो रहा है। एच जो है वो हीट करंट है, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, ठीक। और अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगी, एस आई यूनिट, दैट इज जूल पर सेकेंड। फाइन, जूल पर सेकेंड क्या होता था, बिल्कुल सही बात, ये पावर है वॉट। तो हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड आ गया ना, बिल्कुल ठीक। अब एक फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, एक रॉड लेते हैं और उसे दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं। बेटा यहां पे जरा समझिएगा, ये आपके पास हाई टेम्परेचर है एक एंड, और ये आपके पास लो टेम्परेचर है। और जनरली इसके लिए एक टर्म यूज होता है रिजर्वायर। हाँ, वैसे आपने वाटर रिजर्वायर समझे सुने होंगे, ये है हीट रिजर्वायर। थोड़ा सा समझिएगा ये हीट रिजर्वायर क्या होता है। हीट रिजर्वायर एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा चैम्बर है जिसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है अगर आप इसमें से हीट रिमूव करें तो भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोज आपके पास सी है, आपने उसमें से 1 मग वाटर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। हाँ, 1 लीटर वाटर निकाल लिया। अब यार सी की हाइट पे क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपके पास बहुत सारी हीट अवेलेबल है, आपने, हाँ एनर्जी अवेलेबल है, तो आपने थोड़ी सी हीट का ट्रांसफर कर भी दिया तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, और ये टेम्परेचर हम कह रहे हैं TH, और यहां पे हम कह दे रहे हैं इसे TL। ये बात समझ में आई। चलिए अब एक काम है, ये हम जो रॉड ली हुई है इसकी हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ L, और इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए रॉड किसी भी शेप की हो सकती है, अभी मैं सिलेंड्रिकल रॉड ले रहा हूं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने A ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहां से आपकी हीट का ट्रांसफर होगा इस तरह से, ये हीट का ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये जो आपका डी क्यू बाई डी टी है, ये जो आपकी पावर है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सबको समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट एक सेकेंड में ट्रांसफर होगी। ओके, दूसरा आप कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, एक टर्म लिखिएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। हाँ, ये आपकी कहलाती है टेम्परेचर ग्रेडियंट। डिस्टेंस के साथ किस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, डी टी बाई डी एक्स। फाइन, और सारा का सारा खेल इसी टेम्परेचर का है। एक टर्म आएगा दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये स्टेडी स्टेट क्या है। स्टेडी स्टेट का मतलब, जैसे आपने शुरू में जब आपने रॉड ली और आपने उसको फ्लेम्स के ऊपर रख दिया, तो स्टार्टिंग में जो फ्लेम वाला एंड है
उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा और दूसरा एंड कम टेम्परेचर पे होगा। धीरे धीरे आपका हीट ट्रांसफर होगा और पूरी रॉड में एक ग्रेजुअल चेंज आएगा। और आपका जो टेम्परेचर है, जरा समझिएगा बेटा इसको। अगर मैं आपको 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, तो ये बेटा हमारे पास हमारी रॉड है और यहां पर अगर मैं इस लाइन से आपको इसका टेम्परेचर दिखाऊं, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर शो कर रहा हूं TH और इधर मैंने कहा TL, फाइन। तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता हूं। देखिएगा जरा, ये अगर मैं इसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं, अब इसका मतलब समझिएगा, आपका टेम्परेचर धीरे धीरे आगे बढ़ने पे कम हो रहा होगा और ये dt/dx ये कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप आपकी कांस्टेंट हो चुकी है। dt/dx इज कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट आपकी कांस्टेंट हो चुकी। और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको पता है ये नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव दिख रही है आपको, फाइन। आगे जाने पे कम हो रही है। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यस, ये जो पॉइंट आपको P1 दिख रहा है, यहां पर आपका टेम्परेचर T1 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको लीनियर रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर पॉइंट P2 अगर मैं ले लूं, तो ये टेम्परेचर आपका, बिल्कुल आप ग्राफ बना के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होता है बेटा? स्टेडी स्टेट जब भी आपसे कहा जाए, इसका मतलब समझ जाइएगा dt/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो dt/dx की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसको जरा सी और समझते हैं भाई। dt/dx इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज TH माइनस TL डिवाइडेड बाय, हाँ जी, किसको डिवाइड करेंगे? लेंथ L को। ये समझ में आ गया? इसको मैग्नीट्यूड कह लेते, इसको मैग्नीट्यूड कह लेते। dt/dx मेरे पास क्या हो गया? TH माइनस TL, ये मेरा टेम्परेचर डिफरेंस है, कितने में आया? L लेंथ में, फाइन। इसको आप कह सकते हैं केल्विन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ओ, केल्विन पर मीटर, केल्विन पर मीटर, ठीक है। ओके, तो वापस आ रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि भाई dq/dt एक तो हमारा प्रोपोर्शनल है एरिया के, और दूसरा dq/dt हमारा प्रोपोर्शनल है dt/dx के, ठीक है। ये दो चीजें हमने आपको बताई, और dt/dx हमारा कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और लेंथ के लिए। तो यहां पर अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं, तो dq/dt इज प्रोपोर्शनल टू a dt/dx, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं dq/dt इक्वल टू, तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, साथ में एक माइनस साइन आता है, माइनस KA dt/dx, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो आपका dt/dx है वो नेगेटिव है, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन आया, ठीक है। नेगेटिव साइन चाहे तो नोट कर लीजिए, नेगेटिव साइन बिकॉज dq/dt इज पॉजिटिव बट dt/dx इज नेगेटिव, ओके। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K आया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया ना एक, यस यस यस, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे? K इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। और ये काफी कुछ ओके, मैंने कंडक्शन लिख दिया बेटा, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, ये काफी कुछ जैसा हमने करंट में पढ़ा था, ये भी हीट करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल उसी तरह की चीज है। अब जरा सी आप समझिएगा इसको। मैं यहां पे, अच्छा, एक फॉर्मूला पहले मैं आपको और लिखा दूं, हो सकता है ये आपकी बुक में मिले। वो आपको मिलेगा डेल्टा Q/डेल्टा T,
ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू के ए, चलिए माइनस साइन में यहां लिख देता हूं, टी एच माइनस टी एल, ये टेम्परेचर चेंज आया, और नीचे मैं लिखूंगा 0 माइनस एल। कुछ बात समझ में आई? तो आपकी बुक में हो सकता है फॉर्मूला इस तरह से लिखा हो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी दैट इज के ए टी एच माइनस टी एल बाय एल। ठीक, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को हमने क्या कहा? हीट करंट। तो हीट करंट हमारी है के ए टी एल टी एच माइनस टी एल, टी एच माइनस टी एल बाय एल। क्लियर है? अच्छा, जरा याद कीजिए, आपके पास अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से इसे कंपेयर करेंगे तो आई क्या था? आई आपके पास था वी हाई माइनस वी लो अपॉन रेजिस्टेंस। कुछ याद आया? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। बिल्कुल ऐसे ही टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू हीट करंट मल्टीप्लाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। देखिएगा, मैं यहां पे लिखा देता हूं आपको, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ये आपके पास था। यहां पे डेल्टा वी की जगह आपके पास आ रहा है डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू हीट करंट। एच और आई सेम है, और ये आपके पास आया एल बाय के ए। ओके, एल बाय के ए जो है आपका, वो है थर्मल रेजिस्टेंस। मैं यहां पर इसको कंपेयर कर रहा हूं आई आर से। कुछ बात समझ में आई? तो अब जरा देखिएगा, ये जो आपके पास आर, इसको क्या कहते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। आर थर्मल जो है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा एल बाय के ए। अच्छा, आपको अगर याद हो, रो एल बाय ए आया था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो एल बाय ए आया था। रो क्या था? रेजिस्टिविटी। और 1 बाय रो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो वही कंडक्टिविटी जो है, वही टर्म है, बस यहां पे क्योंकि हीट के टर्म्स में बात हो रही है, इसलिए आप इसे हीट कंडक्टिविटी कहते हैं। सो K इज इक्वल टू 1 बाय रो। कुछ कुछ बात समझ में आई? तो आप वहां से भी इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास मिलता है कि भाई यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के, अब ओम नहीं कहेंगे, या ओम मीटर नहीं कहेंगे, या ओम मीटर इनवर्स नहीं कहेंगे, ये वो रेजिस्टेंस वाली चीजें नहीं, यहां हीट के टर्म्स में। ठीक है, तो के को, हाँ, के को आप किसके साथ रिलेट करेंगे? देखिएगा, के को आप लिखेंगे H इंटू एल बाई डेल्टा टी इंटू ए। क्या ऐसे लिखेंगे? चेक कर लीजिए एक बार। कोई डाउट तो नहीं? ओके, H क्या है? एच है आपका वॉट। आप चाहो तो वॉट लिख लो, आप चाहो तो जूल पर सेकंड लिख लो। तो मैं यहां पे अभी जूल पर सेकंड लिख रहा हूं एच के लिए। लेंथ के लिए लिख रहा हूं मीटर। डेल्टा टी मेरा हो गया केल्विन, और एरिया मेरा हो गया मीटर स्क्वायर। फाइन। अब देखिएगा, मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो मेरी जो यूनिट आई वो आ गई जूल पर एम एस के। जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, ये मेरी है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसकी डायमेंशंस कहें तो ये सारी डायमेंशंस पूछी जाती हैं, जो स्टैंडर्ड होती हैं वो नहीं, ये वाली टेढ़ी मेढ़ी वाली पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो अब जूल की आप बात करेंगे तो जूल में आप कहेंगे ml स्क्वायर टी माइनस 2। यहां पे मैं निकाल रहा हूं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ के,
ml स्क्वायर t माइनस 2, ये मेरे पास एनर्जी की आ गई। ओके, m जो है वो मीटर है, तो यहाँ पे मैंने l लिखा। s जो है वो टाइम है, मैंने यहाँ पे t लिखा। और k मेरे पास ये है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया ml t माइनस 3 k माइनस 1। तो डायमेंशंस मेरी आई ml t माइनस 3 k माइनस 1। ठीक है जी, तो इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो आपने कहा सर h, या इसे हम कहेंगे dq/dt, और इसका फॉर्मूला अब याद कैसे रखेंगे, डेल्टा t अपॉन L/Ka, है ना। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जिसमें L/Ka आपका क्या कहलाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो, क्योंकि 10th में आपने प्रैक्टिस की होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाली, और वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, तो वो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा बात करेंगे हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट रॉड। ठीक, तो सपोज आपके पास दो रॉड है, और दो रॉड बनाने के लिए हम यहां पर देखिए ये रॉड ले रहे हैं। बेटा दो रॉड आपको दी गई हैं, यहां पर अभी मैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम एज्यूम कर रहा हूं। आप ये भी डिफरेंट ले सकते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे मैंने आपको कंडक्टिविटी K1 और K2 दे दी, यानी दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, और इनकी जो लेंथ है वो मैंने आपको दे दी L1 और L2। फाइन, L1 और L2। अच्छा, अब जरा सी समझिएगा, इसको मैंने इंसुलेट करना है। सारा का सारा खेल यही है। मैं इसको इंसुलेशन दे रहा हूं, देखिएगा। और इसको इंसुलेशन के लिए हम थोड़ा सा कलर कौन सा यूज करें, चलिए ऑरेंज कलर यूज कर लेते हैं। ओके, ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं बेटा। ये मैंने इसका इंसुलेशन कर दिया। इसका इंसुलेशन का मतलब ये है कि साइड से, रॉड के साइड से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, या कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। ये एनर्जी कहां फ्लो करेगी, ए एंड को मैंने हाई टेम्परेचर पे रखा है, और ओके, ए एंड नहीं का ना, इसे नाम दे दें ए एंड, और यहाँ पे हम बी एंड कर लेते हैं। फाइन, टी हाई और टी लो, इस तरह से हमने इसे कह दिया। आप टी ए टी बी भी कह सकते हैं। अब स्टेडी थोड़ी क्या होगा, हीट ट्रांसफर आप सबको पता है। हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा, ए से बी की ओर होगा। ये बात समझ में आई। क्या चीज कांस्टेंट होगी स्टेडी स्टेट में, मैंने आपसे क्या कहा था, स्टेडी स्टेट में dt/dx कांस्टेंट हो जाए, dt/dx कांस्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो h कांस्टेंट होगा। और आपको पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है। तो बिल्कुल वैसे ही आप इसको समझेंगे जैसा आपने क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, कि आपकी जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हीट करंट है, और कुछ देर के बाद स्टेडी स्टेट जब आएगी, तो आपसे कहा जाए ना कहा जाए, इसका मतलब यही होता है कि स्टेडी स्टेट की ही बात हो रही, बीच में कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, आपकी एच कांस्टेंट हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई आपको जंक्शन टेम्परेचर बताना, हीट करंट बतानी होगी। इसको मैं कह दे रहा हूं टी जंक्शन। ठीक है, हाँ, टी जंक्शन ही आप चाहें तो इसे टी भी कह सकते हैं। टी जंक्शन को बार बार टी जे लिखने में अजीब लगेगा, तो टी जंक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर टी है, जहां पे दोनों रॉड मिल रही हैं। अब जरा देखिएगा, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होता है। आप कहेंगे रॉड 1 के लिए आपने करंट एच निकाली, करंट एच आपकी हो जाएगी dq/dt, dq/dt। और अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था,
डेल्टा टी क्या आ जाएगा, टी एच माइनस टेम्परेचर टी है, टी एच माइनस टी अपॉन, हाँ जी, रेजिस्टेंस, डेल्टा टी बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना, एल बाय के ए, तो L1 यहां लिखूं L1 और K1A ऊपर लिख दूं बेटा, ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई रॉड 1 के लिए। अच्छा जी, अब जरा रॉड 2 के लिए निकाल लें। रॉड 2 के लिए हमारी करंट क्या होगी, H इज इक्वल टू अगेन डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, अब ये तो अलग है, तो यहां पे मेरा आ जाएगा T माइनस टी लो, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस सेकंड रॉड का क्या आएगा, L2 बाय K2A, ये मेरे पास सेकंड आ गया, ठीक है। चेक कीजिए जरा, अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है, जैसे हमें अगर H कैलकुलेट करना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं TH माइनस टी की वैल्यू, TH माइनस टी दैट इज इक्वल टू, अच्छा चलिए A यहीं रख लेते हैं अभी, TH माइनस टी इंटू A, इसको हम लिख लेंगे H L1 बाय K1, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, रीअरेंज कर लिया मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन को इस वे में लिखा है और सेकंड इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं A T माइनस TL, ये मेरा हो जाएगा H L2 बाई K2। हाँ देखिए एक तरीका तो ये था, मैं आपसे सीधे कह लेता कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बट मैंने आपको मेथड भी बता दिया जिससे आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, हाँ इनको हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कह दे रहे हैं, 1 और 2 को हमने 3 और 4 बना लिया है, थोड़ा सा रीअरेंज किया, और अब इनको ऐड कर लीजिए। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ये T और T कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा A TH माइनस TL दैट इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से इसको समझना, H कॉमन ले लिया, L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहां से आपने H की वैल्यू निकाल ली A TH माइनस TL। अब इतने फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको वैल्यूज दी गई होंगी तो आप सीधे सीधे इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन 1 और 2, और उसके बाद आपका बन जाएगा। बट अगर आपको वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई, आपसे A TH TL के टर्म्स में ही आंसर पूछा गया, तब आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास आपकी H आ जाएगी, इतने याद तो नहीं कर पाएंगे बेटा, कर ले तो अच्छी बात है जिसकी मेमोरी शार्प है, बट मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि इतने सारे फॉर्मूले आप याद कीजिए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता रहता है। यस, अच्छा देखिए इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दें, एक तो ये हो गया ना, दूसरा तरीका आप कहोगे ये थोड़ा सा आसान है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है ना, है आसान। चलो ये तो क्लास 10th वाली चीज आ गई। अब आर टोटल को यहां पे, अब मैं थर्मल के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A, ये लिखूंगा, ठीक है, यस। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 होता है, मैंने R1 अलग से निकाला, L1 बाय K1A, R2 अलग से निकाला, L2 बाय K2A, ये मेरे थर्मल रेजिस्टेंस हैं। और अब मैं क्या करूंगा, देखिए जरा, यहां पर मैं लिखूंगा हीट करंट इज इक्वल टू TH माइनस TL,
टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो TH माइनस TL डिवाइडेड बाय L1 K1 प्लस L2 K2, हाँ L2 बाय K2 इंटू ए ऊपर आ जाएगा कॉमन लेके, देखो जरा क्या ये आया आपका आंसर? यही तो ऊपर भी आया है, ठीक, तो ये आपके ऊपर है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आप 3 रॉड का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2 रॉड के लिए कराया। अच्छा, नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए। अब बेटा आपके पास आपको टेम्परेचर TA, एक एंड का टेम्परेचर TA, अब T हाई TL के बारे में नहीं, TA TB करके लिख लेते हैं। सारी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग ढंग से आपको ये दिखा रहा हूं। ओके, वन एंड का टेम्परेचर हमने आपसे कहा कि वो आप लिख लीजिए TA और दूसरे एंड का TB। ओके, तो मैं यहां पे आपके लिए लिख दूं ये टेम्परेचर, ये मेरे पास आया TA और इधर मेरे पास आएगा TB। हाँ जी, ठीक है। अब इंटरमीडिएट जहां पे जंक्शन है, 2 जंक्शन बनेंगे, देख रहे हैं आप, एक ब्लू और ग्रीन वाला बन रहा है, इसका टेम्परेचर मैंने T1 का, ये टेम्परेचर मैंने आपसे T2 का है। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। यहां पर लेंथ L1, L2 और L3, एरिया अभी मैं सबका सेम मान रहा हूं, बट एरिया अलग अलग भी हो सकता है, फिर आपका जो रेजिस्टेंस है वो L1 बाय K1 A1 हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मटेरियल अलग अलग ले रहा हूं, आप चाहें तो सेम भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है आपको, K1 K2 K3 ये मैंने आपको दिया हुआ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हीट करंट क्या होगी, तो आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आप कहेंगे R इक्वलेंट, ठीक है। बार बार मैं आपको रो L बाय A नहीं कहूंगा, मैं L1 बाय सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे, L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A प्लस L3 बाय K3A। ये समझ में आया? ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाते हैं। और अब आप कहेंगे हीट करंट H क्या हो गई बेटा? H की वैल्यू आपकी हो जाएगी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट। बस एक लाइन में आंसर, ठीक है। हाँ, 2 लाइन कर लीजिए, 2 लाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे TA माइनस TB, क्योंकि एरिया सेम है इसलिए ये A ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3। कुछ बात समझ में आई? तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन 2 3 4 5 जितनी रॉड आपको दी हो। अच्छा, कोई आपसे पूछे सर टेम्परेचर T1 T2 कैसे निकलेगा, है ना? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। अब देखिए बहुत आसान है, H आपने निकाल लिया, H आपने निकाल लिया, तो आप क्या कहोगे? H इज इक्वल टू, अब रॉड 1 के लिए लगा दो, अगर T1 आपको निकालना है तो रॉड 1 के लिए क्या कहोगे? H इज इक्वल टू TA माइनस T1 डिवाइडेड बाय L1 और ऊपर आपका आ जाएगा K1A, ठीक है। अब इस पे देखिए, आपको H आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में आप H कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, ठीक है। चलिए, TA आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है? T1 कैलकुलेट करना है। K1 आपको गिवन होगा, एरिया आपको गिवन होगा, L1 आपको गिवन होगा, तो सिंपली आप T1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका होमवर्क था। रॉड 2 या रॉड 3 के लिए ले लीजिएगा, बेटर है रॉड 3 के लिए लीजिए, क्योंकि T1 आपने कैलकुलेट किया होगा, अगर T1 गलत कैलकुलेट हुआ तो T2 भी गलत कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो रॉड 3 के लिए लीजिएगा, रॉड 3 बता दूं, ओके, ये लीजिए रॉड
3 के लिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? H इज इक्वल टू T2 माइनस TB अपॉन L3, यहां पे K3A आ जाएगा। ठीक है, तो TB आपको नो नहीं, यहां से आपका T2 निकल आएगा। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास बेटा एक रॉड दी गई है, रॉड की लेंथ 2 मीटर है, एक एंड, हाँ यहां पर एक एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक एंड स्टीम में डिप है और दूसरा आइस बॉक्स में। ठीक है, आइस बॉक्स का टेम्परेचर 0 डिग्री और स्टीम का 100 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपसे पूछा गया थर्मल रेजिस्टेंस, के आपको गिवन है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएं। थर्मल रेजिस्टेंस आपका होता है R इज इक्वल टू L बाय KE। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, यूनिट का। तो L जब आप रखेंगे तो L आपने देखा 2 मीटर है, ऐसा यूनिट में K जो है वो आपका 400 है। ओके, अब एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर स्क्वायर में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे 1 इंटू 10⁻⁻⁴। चेक करो जरा, बस आपका आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाना चाहिए 200/4, ये आना चाहिए बेटा। ठीक है, 200/4 तो 50 आ गया। और इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसकी यूनिट क्या होगी? फिफ्टी तो आ गया, यूनिट देखो। चलो यूनिट देखो कैसे देखेंगे, यहां मीटर लिखेंगे और यहां पे आप लिखोगे वॉट मीटर केल्विन ऊपर आएगा और यहां मीटर स्क्वायर आएगा। अब आप देखेंगे कि ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन पर वॉट, 50 केल्विन पर वॉट, ये आपकी यूनिट आएगी। ठीक है, अब इसको रट लेना आगे। आगे इसको रट लीजिएगा कि आपकी यूनिट जो है वो 50 केल्विन पर वॉट, सॉरी केल्विन पर वॉट, हाँ 50 तो आंसर था हमारा। अब बात आई थर्मल करंट की। थर्मल करंट क्या था? डेल्टा टी बाय आर, यही तो था, डेल्टा टी बाय आर। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा? 100 का टेम्परेचर डिफरेंस है, 100 डिवाइडेड बाय आर कितना आया था? 50। ठीक, तो आपका मैग्नीट्यूड तो 2 आ गया, यूनिट क्या आएगा थर्मल करंट का? थर्मल करंट था क्या? रेट ऑफ हीट फ्लो, तो 2 वॉट, 2 वॉट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका dt/dx, इसको ध्यान रखना, यहां गलती होती है। dt/dx जब आप लिखते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx है, माइनस नहीं है, माइनस साइन तो आएगा। अब देखिए क्या होगा, आप कहेंगे 100 माइनस 0। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है TA माइनस TB। अगर मैं यहां पर A और B लिख दूं, एंड्स के नाम दे दूं A और B, तो TA माइनस TB। अब इनकी पोजीशन लिखेंगे तो 100 जहां पे है वहां पे आप 0 लिखोगे लेंथ, और 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो है वो आपका 2 आएगा। तो 100 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2, दैट इज -50। बात समझ में आई बेटा? तो आपकी जो dt/dx है वो -50 केल्विन पर मीटर या डिग्री सी पर मीटर, जो भी आप लिखना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो डिग्री सी पर मीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज का बेटा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब समझिए।
1 मीटर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ जाता है। इसी को आप 1 मीटर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ जाता है, इसी को आप कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। 1 मीटर में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब मान लीजिए आप 1 मीटर आगे चले, आप यहां से आगे चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता तो पॉजिटिव आती, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव आई। ठीक, इसको एक बार और समझते हैं। बिल्कुल देखिएगा, जब आप स्लोप निकालते थे तो आपको याद है आप कहते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। या आप इसको रिवर्स भी कह सकते हैं, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट के जरा कोऑर्डिनेट्स बताइए, y कितना है। इसको हम 1 कह लेते हैं, बिल्कुल इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं। 1 के y1 मतलब t1, t1 आपका है 100, ठीक है। t2 है आपका 0। कुछ बात समझ में आ रही। चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं x1 आपका कितना है 0 और x2 आपका कितना है 2, ठीक है। कुछ बात समझ में आई। अब बेटा जब dt बाई dx लिखेगी तो कैसे लिखेगी, dt बाई dx या तो t2 माइनस t1 या t1 माइनस t2, ठीक है। चलो अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं t1 माइनस t2। अगर ऊपर 1 माइनस 2 लिख रहा हूं तो नीचे भी x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया तो बता। ओके, अब अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो t1 कितना है 100, t2 कितना है 0, x1 कितना है 0 माइनस 2, ये लिखा हुआ था वो। और यहां से आप देखेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी -50 यूनिट, जो भी है वो तो आपका आएगा। ये कहीं पे भी स्लोप जब भी हम डिफाइन करते हैं तो dy बाई dx जब लिखते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप सिंपली लिख सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। यस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो पहले है वो पहले आएगा और जो बाद में है वो बाद में आएगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टेम्परेचर एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हॉट है, ठीक। जरा सी समझना बेटा, मैंने आपसे कहा यहां पर मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर 0 है। अब मैंने अगर इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे कनेक्ट किया, ओके ये स्ट्रेट नहीं बनी, थोड़ी सी कर्व्ड होगी बट आप स्ट्रेट मान लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा, कोई बता सकता है। दोनों का एवरेज, लीनियर रिलेशनशिप है। अगर आप सेंटर पॉइंट की बात करेंगे तो सेंटर पॉइंट पर 50 डिग्री होगा बेटा, सेंटर पॉइंट पर 0 प्लस 100/2 आ जाएगा। हाँ देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप मैथ्स की इक्वेशन बना के कर लो, बट उसकी जरूरत ही नहीं होती, आप सीधे सीधे एवरेज ले लो, ठीक है। 50 टेम्परेचर आया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ये मेरे पास ये तो 1 मीटर था, यहाँ पे 0.5 मीटर पे, यानी मिड पॉइंट ऑफ 0 एंड 1 मीटर, ये कितना होगा जल्दी बताओ। ये होगा 100 और 50 का एवरेज, दैट मीन्स 75। कॉमन सेंस। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया यहां पे, हॉट एंड से 0.25, हॉट एंड से 0.25, ये कितना होगा 100 और 75 का एवरेज, दैट इज 87.5। तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं आपको, सीधे सीधे ऐसे एवरेज करके निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, अदरवाइज आपको स्ट्रेट लाइन अब आपने पढ़ लिया होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, या 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, इक्वेशन बनाओ, जनरल इक्वेशन, x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हाँ तो मैथ्स लगानी है मैथ्स लगा लीजिए, और सिंपली कॉमन सेंस लगाना तो कॉमन सेंस लगा लीजिए।
कॉमन सेंस मतलब जो मैथ्स पहले पढ़ी है उसी को अप्लाई कर लो यार, वो हैवी वाली क्यों लगाते हो। और बाकी कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए उसने कहा कि 0.31 मीटर पे मुझे चाहिए, है ना, 2 मीटर की रॉड पे 0.31 मीटर पे चाहिए, तो फिर वो इक्वेशन बना लीजिए।